राजस्थान में निकाय चुनाव की तस्वीर अब और साफ हो गई है। सरकार ने तय समय के मुताबिक 309 निकाय प्रमुखों के पदों की लॉटरी निकाल दी है और इसी के साथ चुनावी तैयारियों का अगला और सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वक्त तो चला है प्राइम डिबेट का। मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। 6 नगर निगमों में मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। 50 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, जिनमें 16 महिला एससी के लिए आरक्षित रहेंगी। 11 सीटें एसटी के लिए होंगी, जिनमें से 3 एसटी महिला के लिए, जबकि ओबीसी के खाते में 7 सीटें इस बार गई हैं और 21 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी अब राजनीतिक दलों के सामने सिर्फ उम्मीदवार चुनने की चुनौती नहीं है, चुनौती है बदलते आरक्षण के बीच जातिगत समीकरण साधने की, संगठन की ताकत को उम्मीदवार की सामाजिक स्वीकार्यता के साथ जोड़ने की, और सबसे बड़ी चुनौती उन दावेदारों को साधने की जिनकी सीट आरक्षण की नई तस्वीर में बदल गई है। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार तेज है। कांग्रेस भी 2 दिन के चुनावी मंथन में कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बना रही है, लेकिन असली तस्वीर तब सामने आएगी जब राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। कोर्ट में दिए गए समय के मुताबिक क्या 15 अगस्त को चुनावी कार्यक्रम घोषित होगा? एक बड़ा सवाल। क्या लॉटरी के बाद राजनीतिक दलों की असली परीक्षा अब शुरू हो गई है? और क्या आरक्षण की नई तस्वीर निकाय चुनाव में सत्ता का समीकरण भी बदल सकती है? आज इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों को लेकर, इस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः। मेरे साथ इस खास चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ में उनका कराऊं। बीजेपी से मेरे साथ एडवोकेट प्रीति शर्मा जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत। और कुछ ही देर में और मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। जिस तरह से लॉटरी अब निकल चुकी है, जिस तरह से बीजेपी अक्सर संगठन की बात करती है, इस बार संगठन ही प्राथमिकता में रहेगा या जातिगत समीकरण भी इसी बीच कहीं ना कहीं साधने पड़ेंगे? प्रताप जी देखिए, क्योंकि तो निकाय चुनाव की बात हो रही है और ये धरातल पर जमीन पर जो हमने अब तक काम किया है पिछले 2.5 साल में, तो पिछले 2.5 साल पर हम हमारी जो सेवन की बात तैयारी शुरू हो जारी है, तैयारी पहले चल रही है और डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो अब तक हमने काम किया, उसी के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और इस चुनाव को जहाँ तक जातिगत समीकरण की बात होती है, युवाओं के रोजगार की बात होती है, या अगर हम बात करते हैं सिंपल की धरातल पर जो काम किया उसकी, तो जो चुनाव है, चाहे वो पंचायत चुनाव की बात करें, हम निकाय चुनाव की बात करते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो स्तर होता है वो विधानसभा लोकसभा चुनाव से अलग ही होता है। और जब लोकसभा विधानसभा चुनाव से अलग स्थिति की हम बात करते हैं प्रताप जी, तो डेफिनेटली हमें जनता के बीच जाकर बूथ स्तर पर अपने बूथ को मजबूत करना होगा। हमें घर घर जाकर हमें जनता के बीच में अपने काम किए हुए कामों के बारे में बताना होगा। हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं लगातार हुई, क्योंकि आपने देखा ओबीसी वर्ग को एक जो अधिकार दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया, क्योंकि 2018 में जब संशोधन किया गया संविधान के अंदर, तो ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया गया। 2021 में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ओबीसी आयोग के गठन के लिए एक आदेश पारित किया गया, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड देखें 2021 से आज 26 आ गया, तो ये से धरातल पर लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में ओबीसी आयोग का गठन हुआ और ओबीसी आयोग रिपोर्ट के आधार पर चुनाव होने जा रहा है। तो अधिकार के साथ दायित्व भी रहते हैं। अधिकार मिलेंगे, एक हमारे ओबीसी वर्ग को एक अधिकार मिलेंगे और उसी के आधार पर आप देखें कि पंचायत चुनाव में हम जीत अर्जित करेंगे। और जिस तरीके से लगातार 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर काम किया है, घर पर जाकर लोगों के बीच में संवाद किया है, उसी के आधार पर हम इस चुनाव में आगे। चलिए ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। इसी बीच सुभाष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में, आपका बहुत स्वागत है सुभाष जी। मैं आप तक आऊं उसके पहले यशवर्धन जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं। आरक्षण की जिस प्रकार से लॉटरी निकली है, कितनी रणनीति चेंज की गई कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस तो पिछले 1 साल से चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा को बताना चाहिए कि चुनाव इतने लंबे समय तक टले क्यों। कांग्रेस से तैयारी पूछने का कोई मतलब नहीं, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन जिस चुनाव को समय पर होना था उसके लिए अदालत के दरवाजे तक क्यों पहुंचना पड़ा? क्या कारण रहा कि चुनाव आगे से आगे टालते रहे? 3 महीने में जिस प्रक्रिया को पूरा करने की बात थी उसमें इतना टाइम क्यों लगा? और सरकार ओबीसी से संबंधित पूरा डेटा सार्वजनिक क्यों नहीं करती? ये जो पिक एंड चूज जो डेटा आ रहा है अखबारों में, जिसके कारण कंफ्यूजन फैल रहा है, इसको क्यों खत्म नहीं करते? इसको सार्वजनिक कर दीजिए। अटॉर्नी जनरल इनके हाईकोर्ट में उपस्थित होते हैं, वहां पूरी रिपोर्ट दे दीजिए हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट के थ्रू सारी जनता को भी पता लग जाएगा कितना डेटा क्या है।
अब अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा छपवाया जा रहा है, कहीं पिक एंड चूज किया जा रहा है, तो ये नहीं करना चाहिए। मैं आऊंगा प्रीति और जी आपके कांग्रेस पास भी एक बार, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी जी, आप अपनी बात जारी रखें यशवंत जी। जी। और कांग्रेस तो पिछले 1 साल से अपनी बूथ स्तर पर पूरी तैयारी कर चुकी, पूरे राजस्थान में हर जगह हम तैयार हैं। नहीं, लेकिन और मैं फिर एक भी चीज जो और आरक्षण की कहना लॉटरी, यशवर्धन जी, फिर भी आरक्षण की जो लॉटरी निकली है, जो पहले से समीकरण एक आप लोग जो हर पार्टी बनाती है बनाकर चल रहे थे, कहीं ना कहीं बदलाव तो उसमें अब आया होगा। नहीं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे तैयार थे। जिस भी अच्छा। वर्ग की लॉटरी निकलती उसी वर्ग के हिसाब से हमारे पास प्रतिनिधित्व तैयार है। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार थे। हम तो पूरी तरह तैयार बैठे, हम तो इंतजार कर रहे हैं 1 साल से, लेकिन ये लोग आगे से आगे बढ़ाए जा रहे थे। हाँ, नहीं, ये जो 309 निकाय प्रमुख अब बनने जा रहे हैं, इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त चेहरे हैं? और मैं ये उन चेहरों की बात कर रहा हूं जो स्थानीय चेहरे हों। देखिए, पूरी तरह हमारा पूरा कैडर तैयार है, पूरे कैंडिडेट तैयार हैं, सारी चीजें पहले से तय है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम तो 1 साल से पहले से तैयारी थे। हमें तो लगा कि संविधान जो कहता है, संवैधानिक रूप से 1 साल पहले ये चुनाव हो जाने चाहिए थे। अब ये मेरा एक प्रश्न है, ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बातें कर रहे थे, इसमें पंचायत भी अभी करवा रहे हैं कि निकाय के साथ में, या वो अलग करवाएंगे? तो फिर तो 1 साल तक इन्होंने रोका क्यों इस चुनाव को? ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रीति जी। करवाने थे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की जो बात हो रही थी, यशवर्धन जी उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रताप जी, सवाल खड़े करने का तो इनको अधिकार भी नहीं है, और इनको कोई सवाल खड़े करने नहीं, अधिकार तो रखते हैं ना विपक्ष की भूमिका में, प्रीति जी, अधिकार तो रखते हैं ना। सुनिए, जी। कल तक तो डोटासरा जी को यही डाउट था कि लॉटरी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। कल तक तो आप ही के चैनल पर इन्हीं के प्रवक्ता ये कह रहे थे, हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि कल लॉटरी निकलेगी। अब इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया कि आज लॉटरी भी निकल गई, तो चुनाव तो होने हैं। रही बात ये, हाईकोर्ट, ये पूछते कि हाईकोर्ट में फटकार लगा कर ये लॉटरियां निकलवाई है। चलिए ठीक है, थोड़ी नहीं है। सुनिए मेरी बात, हम वन स्टेट वन इलेक्शन पर कल भी कायम थे, हम वन स्टेट वन इलेक्शन पर आज भी कायम है, और उसी के आधार पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ पंचायत निकायों का जो है कार्यकाल खत्म हो चुका है, और पंचायत की बात करें, क्योंकि हम तो चाह ही रहे थे, और बिल्कुल अब हम तैयार हैं। और जहां तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की वजह से ये चुनाव टलते रहे। राज्य आयोग चुनाव कराता है, और हम पिछले 6 महीने से ये कह रहे हैं कि हम चुनाव कराने के लिए लगातार तैयार हैं। चलिए ठीक है, इसी बीच सुभाष शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सुभाष जी, मैं रुक करूंगा प्रीति जी। संवैधानिक संस्थान न्यायालय में जाती है, ठीक है, न्यायालय में जाने के बाद न्यायालय हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है और हम उसके जवाब देते हैं। जिसको आप फटकार वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देती हूँ कि फटकारी पड़ी है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन पर की तर्ज पर हम चुनाव, निकाय चुनाव से, पंचायत चुनाव से इसकी शुरुआत करेंगे, और हम शुरुआत कर चुके हैं। चलिए ठीक है, सुभाष जी काफी देर हो गई सुभाष जी को मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कम से कम पहला सवाल तो उनसे ले लूं, मैं कम से कम। प्रीति जी, मैं रुक करूंगा ना आपका, अभी चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा होगी, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सुभाष जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुभाष जी, सबसे बड़ा समीकरण आप क्या देखते हैं, क्या बदलाव इस बार होगा लॉटरी निकलने के बाद के हवाले से मैं बात करूं? नहीं, कोई खास बदलाव जैसी सूरतें हैं नहीं। जैसा स्ट्रक्चर पहले से था वही स्ट्रक्चर अब है, और वही SC/ST का जैसे जनसंख्या के अनुसार उसके प्रोपोर्शनेट में आरक्षण होना है। ओबीसी का आरक्षण परिपत्रों के जरिए बाद में फिर विधानसभा में एक्ट बनाकर जो 21% का दिया गया था, वो लगभग वैसा सही रहने वाला, उसका थोड़ा कम ही रहेगा, ज्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि राइडर लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। इस बार जो आरक्षण है, कहीं ना कहीं आपको लगता है जातिगत जो समीकरण है उनको और ज्यादा इस बार प्रभावी बना देगा? नहीं, देखिए, चुनाव जो जिस तरह के होते हैं ये पंचायतों में, नगर निकाय में, इसमें शहरों में तो जाति का कोई ज्यादा चक्कर नहीं होता है, लेकिन गांव में हाँ जरूर ये जाति वाला चक्कर रहता है। लेकिन अब इसमें ये जरूर देखने वाली बात है कि जहां जहां आरक्षण का मसला आएगा वहां तो सीटें आरक्षित हैं, उसमें तो क्या जातिगत होना है। और जहां पर ये जो अभी जस्टिस भाटी की जो रिपोर्ट है जिसके बारे में सुना जा रहा है, अभी कोई ऑथेंटिसिटी तो है नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ये है कि भाई 92 जो कास्ट है उसमें से 81 को अभी तक भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। उसमें यदि सरकार कुछ करेगी, चुनाव आयोग के हाथ में तो है नहीं, लॉटरी तो सरकार को निकालनी है, तो उसमें कुछ किया जाएगा, कोई नया प्रयोग तो वो देखने में आएगा, अभी तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जहां तक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन आने वाला नहीं है। ये बात जरूर है कि ये जो आरक्षण के जितने पैमाने हैं हमारे देश में, जितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो राजीव गांधी का भाषण
यदि कोई देखे तो उसमें ये बातें आई थी उस वक्त पीवीपी सिंह की सरकार के टाइम कि भाई इससे जातिगत वैमनस्य बढ़ेगा और आरक्षण का जो जातिगत स्तर है इसमें आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। वो राजीव गांधी के सुझाव जो 2-2.5 घंटे का भाषण था उनका, उसको देश को याद रखना चाहिए। हालांकि उसके बाद कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की धरातल खोदी और ये जो सपा बसपा टाइप के और जो राजद वगैरह के जो दल उभरे, उसमें वही छोटी जातियां जो आपस में ओबीसी टाइप में एक हुई और ये बड़ा एक डेंट हुआ भारत में। अब वो ठीक है, काका केलकर की समिति की जो रिपोर्ट थी उसमें पिछड़ा वर्ग करार दिया गया था, उनको आरक्षण देने की बात चल रही थी बहुत टाइम से। अर्ली 60s में हो गया था प्रताप जी ये काम। तो आरक्षण का जो मसला है हमारे देश में 1902 में महाराष्ट्र से शुरू हुआ, कोल्हापुर से, और फिर अंग्रेज ने मद्रास प्रेसिडेंसी में आरक्षण दिया। ये आरक्षण की जो कहानी है ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें जातियां उलझी हुई पड़ी हैं और आपस में इतनी वितृष्णा है कि जो समाज 1947 से पहले का समाज था वो समाज कहीं दिखाई नहीं देता है। चलिए, ये कड़वी सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। प्रीति जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं इस बार आपको ये तो मानना पड़ेगा कि जो सरकार का कामकाज है उससे ज्यादा इस बार के चुनाव में जो स्थानीय चेहरे हैं उनकी स्वीकार्यता ज्यादा रहेगी। देखिए प्रताप जी, स्थानीय चेहरों की जहां तक आप बात करती है, देखिए कामकाज, स्थानीय चेहरे सभी की स्वीकार्यता की हम बात करेंगे, क्योंकि चुनाव जो होते हैं, चुनाव में केवल एक ही चीज मायने नहीं रखती है, सभी चीजों पर, क्योंकि ये बात हम करते हैं पंचायत और निकाय चुनावों की। इन चुनावों में हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में, जैसा कि अभी सर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति वर्ग का भी बहुत विशेष महत्व रहता है, तो डेफिनेटली तो जाति की बात करें, चेहरे की बात करें तो गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में चेहरा भी मायने रखता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहूंगी मैं कि पंचायत और निकाय चुनावों को लेके, जैसे कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हम लोगों ने लेट किए, देखिए हमारा तो उद्देश्य एक है, हम विकसित भारत 2047 बनाने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत 2047 बनाने के लिए हमें जिस स्तर पर और जो करने हैं वो हम करेंगे। जैसा कि हमने एक भूमिका, एक धरातल तैयार करना है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, तो पुनः राजस्थान राज्य उसकी भूमिका में अपनी एक अग्रणी नहीं प्रीति जी, इसमें एक समझने वाली एक बात है, एक समझने वाली बात यह है, मैं इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहा था, स्थानीय जो चेहरे हैं उनकी स्वीकार्यता इस बार इसलिए ज्यादा होगी। एक बड़ी चुनौती ये बनेगी जो पुराने दावेदार हैं उनके तो समीकरण बिगड़ेंगे, उनको किस तरह से साधेंगे। देखिए प्रताप जी, जब हम चुनावों की बात करते हैं तो चाहे स्थानीय चेहरों की बात करें, चाहे पुराने लोगों की बात करें, देखिए हमारा जो कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, वो संगठन के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। उसके लिए ना तो कोई पद मायने रखता है और ना ही कोई चुनाव मायने रखता। उसको जो भूमिका दी जाती है उस भूमिका में सर्वोपरि होकर वो अग्रणी होकर काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बूथ लेवल का हो, चाहे वो विधानसभा लेवल का हो, हर मंडल लेवल का हो, तो हर लेवल कार्यकर्ता है, चाहे उसके पास पद है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई स्थानीय चेहरा है जो पहले से चुनाव लड़ता आया है और अभी, जैसा कि आपने देखा कि अभी कांग्रेस ने एक घोषणा की कि हम लोग पंचायत चुनावों में, निकाय चुनावों में महिलाओं को अग्रणी रखेंगे, महिलाओं को और युवाओं को अग्रणी रखेंगे। और हमारी तरफ से सिंपल सी बात ये कही गई है कि हम सभी को अपनी एक भूमिका, जो हम बात करें, सभी को जो देते हुए, क्योंकि हमें विकसित भारत 2047 बनाना है, उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें वो काम करने हैं जो अब तक नहीं हो पाए हैं, उनके विकास के लिए, क्योंकि जब आप किसी देश को अग्रणी बनाने की बात करते हैं तो विकास की बात सबसे पहले आती है। ठीक है यशवर्धन जी, ठीक है यशवर्धन जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। भाई इस बार देखने वाली ये बात भी रहेगी कि कांग्रेस के स्थानीय मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ती नजर आएगी, या जो सरकार का अब तक का जो कामकाज रहा उसी को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। नहीं, स्थानीय मुद्दे, नगर निकाय के जो चुनाव है वो तो स्थानीय मुद्दों पर ही होते हैं। हर शहर अपना हिसाब मांगता है, सफाई कैसी रही, सड़क कैसी रही, सीवरेज कैसा रहा, ट्रैफिक कैसा रहा, पानी की स्थिति क्या रही, विकास कार्य कितने हुए। तो निकाय चुनाव कोई पार्टी कार्यालय के संगठन का नहीं, मोहल्ले के उम्मीदवार की स्वीकार्यता का चुनाव होता है। विधानसभा चुनाव में मतदाता सरकार चुनता है, निकाय चुनाव में उस व्यक्ति को भी देखता है जिसे अगले 5 साल अपने वार्ड में देखना है। इसलिए इस पूरे मामले में जाति किसी व्यक्ति की पहचान तो हो सकती है, लेकिन पार्षद की योग्यता ये होगी कि वो अपने वार्ड के लिए काम कितना करता है। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। नहीं, चुनाव के हवाले से मैं बात करूं तो जिस तरह से साहब ये आकलन भी हो रहा था, कई राजनीतिक विश्लेषक भी बैठते थे, ये कह रहे थे कि साहब बीजेपी तो शुरू दिन से इनको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है, अभियानों के माध्यम से जनता से संपर्क साध रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार अब जिस तरह से 2 दिन मंथन किए जाएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, एकजुट होने का उनको आह्वान किया गया है,
कांग्रेस इतनी आश्वस्त क्यों है इस बार के चुनावों को लेकर? क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? और चूंकि आप तो पुराने वक्त हैं, आप ये जानते हैं, बहुत बारीक सी लाइन है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात करें। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, जो ग्राउंड पे थोड़ा भी देखता है, उसको मालूम है कि जनता इंतजार कर रही है कि किसी तरीके से इस बीजेपी सरकार को सबक सिखाया जाए। इन्होंने जो 2.5 साल में राजस्थान की दुर्गति कर दी है, उसके लिए जनता तैयार बैठी है। आप देखना चुनाव के रिजल्ट क्या रहेंगे। ये लोग 1 साल तक डर के मारे इसीलिए चुनाव नहीं करवा रहे थे। पिछले सितंबर में मैं बहस में जुड़ा था टीवी डिबेट में, उसमें आदरणीय खर्रा साहब जो मंत्री हैं, उन्होंने दावे से कहा था कि हम दिसंबर 2025 में तो चुनाव करवा ही देंगे। फिर पलट गए, फिर सरकार कोर्ट फटकार लगाती रही, अब जाकर इन्होंने चुनाव करवाने की हिम्मत की है। अभी आ जाएंगे, अभी मैदान में आ जाएंगे, अभी पता लग जाएगा। हम नहीं, केवल कांग्रेस नहीं है, जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, और इस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। संसद में तो इनसे चर्चा की नहीं जाती, और ये चुनाव की बात कर रहे हैं, जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? आप बताइए, संसद में तो आपसे बात की नहीं जाती। मेरा आज मुद्दा ये नहीं है, आज इसको रहने देते हैं। मैं दोनों से अनुरोध करता हूँ, आज इस मुद्दे को रहने देते हैं। जनता के बीच जाएंगे किस मुंह से आप? नहीं, लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। मैं आप दोनों से दरख्वास्त करता हूँ, आज इसको रहने देते हैं। डिबेट भटकेगा ना, डिबेट भटकेगी। मैं आप दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आज का मुद्दा सदन में चर्चा का है ही नहीं। ठीक है सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे, सुभाष जी, जिस तरह से कोर्ट में वादा किया गया, क्या 15 अगस्त को, अरे भाई ठीक है, मैं सुभाष जी से सवाल ले रहा हूँ, ठीक है, इस पे भी आएंगे ना। सुभाष जी से मैं सवाल ले रहा हूँ। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस प्रकार से वादा किया गया था 15 तारीख को, 15 अगस्त को चुनावी कार्यक्रम लगभग तय माना जाए, या आप देखते हैं अब भी कोई पेच फंसा है? नहीं, ऐसा कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। और सरकार ने जो वादा सरकार हाई कोर्ट में किया है, एक्चुअली इसमें क्या गलतफहमी का जो शिकार हुआ पूरा सिस्टम, वो इसलिए हुआ कि ये महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक डेडिकेटेड जो कमीशन बनाने की बात कही थी कि भाई आप अपनी मनमर्जी से ओबीसी आरक्षण ना दें, और दूसरी बात ये करें कि जहां ओबीसी कैंडिडेचर नहीं है वहां आप जनरल सीट पर चुनाव करा दें। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था एक तो। दूसरी बात ये कि ट्रिपल टेस्ट में पास होने के लिए जो शर्तें थी, वो पहले जो चुनाव हो चुके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंच गया है तो ट्रिपल टेस्ट में सबसे पहला काम था कि डेडिकेटेड कमीशन बने। तो राज्य पिछड़ा आयोग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसकी स्थापना हुई, और स्थापना होने के बाद राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है, जो जब तक नहीं सबमिट हो जाती तब तक वो फिर ट्रिपल टेस्ट में पास नहीं होती सरकार। और ये चुनाव आयोग बार बार कह रहा था कि भाई हमें आप जब तक नहीं दोगे ये आरक्षण की लॉटरी नहीं दोगे, तब तक हम चुनाव कैसे करा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य सरकार के विवेकाधीन है। ये इस तरह से पेच फंसा हुआ है। नहीं, आचार संहिता की भी बीच में बात आ रही थी, जिस प्रकार से 20 तारीख को साहब की विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और इधर आचार संहिता लगी, किस तरह से इसको लेकर कहीं ना कहीं भ्रांति बढ़ गई थी। इनको बना देना चाहिए था, लेकिन शिवराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रताप जी, इनको 2021 में बना देना चाहिए था। जब इनकी सरकार थी, इन्होंने ओबीसी वर्ग का ध्यान ही नहीं रखा, उनके अधिकारों को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते रहे। चलिए जमीनी स्तर की बात कर लेते हैं प्रीति जी। जमीनी स्तर पर बीजेपी कितनी तैयार है? क्या इस बार नए चेहरों को आप मौका देंगे? प्रीति जी, मेरा आपसे सवाल, मैं आऊंगा यशवर्धन जी, आपके पास आऊंगा मैं। प्रीति जी, क्या इस बार बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी? प्रीति जी, मेरा सवाल आपसे, बीजेपी नए चेहरों को मौका देने जा रही है इस बार? बीजेपी नए चेहरों को मौका देगी इस बार? प्रीति जी, जमीनी स्तर को लेकर बात करें, कितनी तैयारियां हैं? पूरी तरह से तैयार हैं चुनावों को लेकर? प्रताप जी, हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, और आज से नहीं, हमारे तो बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता घर घर जाकर, जैसा कि अभी यशवर्धन जी कह रहे थे कि गली मोहल्ले में वार्ड को देखा जाता है, इसी को बूथ स्तर कहते हैं। बूथ स्तर पर इसीलिए काम किया जाता है कि गली मोहल्लों तक पहुंच की जाए। चलिए, कुल मिलाकर आप लोग पूरी तरह से तैयार है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। यशवर्धन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, ठीक है, समय की थोड़ी व्यवस्था है, मेरा आखिरी सवाल आपसे। यशवर्धन जी, कांग्रेस पार्टी इस बार युवाओं को तरजीह देने का कह रही थी। यशवंत जी, मेरा आपसे सवाल है, ठीक है ना? समय की सीमा है, मैं विवश हूं, ठीक है। यशवर्धन जी, मेरा आपसे सवाल, प्रीति जी, मैं रुक करूंगा आपका। यशवर्धन जी, कांग्रेस युवाओं को इस बार मौका देने का कह रही थी, आप अपनी बात पे कायम हैं? यशवर्धन जी, युवाओं को मौका देने की बात कही जा रही थी इस बार के साथ 50% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी, तो कांग्रेस पार्टी अपनी कही हुई बात पर कायम है, या जो स्थिति बनेगी उस अनुरूप आप कोई नया फैसला लेंगे? पूरी तरह कायम है। जब लिस्ट आए तब आप देख लीजिएगा कि हमने जो वादा किया है वो पूरा निभाएंगे। तो 50% युवा इस बार नए चेहरे,
अपनी बहनों से तो इतना डर जाते हैं कि आपको महिला पता लग आरक्षण बिल ही पास नहीं होने दिया इन्होंने। चलिए ठीक है, आप देखिए बहुत बहुत ना, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।